हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मुग़ल काल के अंतर्गत हम ऑलरेडी 4 लेक्चर्स तो कर चुके हैं, उनमें 80 क्वेश्चन हो गए हैं। ये हमारा 5वां वीडियो है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इनकी सबकी, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। प्लीज़ वहाँ जाके क्लिक करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो सारी पीडीएफ्स मैंने वहाँ पे डाली हुई हैं। आइए बिना बात गवाए हम बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 81 में क्वेश्चन नंबर बोलता है हमारा, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों का विलय किया है वह थी। दक्षिण के 2 राज्य वह थी। पहला ऑप्शन है अहमदनगर एवं बीजापुर, बीदर एवं बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकुंडा, गोलकुंडा एवं अहमदनगर। तो वो 2 राज्य थे हमारे, एक तो बीजापुर और एक गोलकुंडा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। आइए जानते हैं इनके बारे में और क्या जानना है हमें। सारे महत्वपूर्ण तथ्य बिल्कुल हर क्वेश्चन के साथ मैंने लिखे हुए हैं। देखो, ऑप्शन नंबर 3 तो हमारा आंसर हो गया है। बीजापुर को 1686 और गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया गया था। मुग़ल साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार औरंगजेब के समय में ही हुआ था। इम्पोर्टेंट। सिक्कों की सबसे अधिक ढलाई भी औरंगजेब के समय में हुई थी। इम्पोर्टेंट। सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या भी औरंगजेब के समय में ही थी। वेरी इम्पोर्टेंट। सारे मुख्य तथ्यों को मैंने इसमें समाहित किया है। प्लीज़ ठीक से नोट्स बनाते रहेंगे। इसी के साथ अब हम अपने अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वह कौन सा शासक था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? फर्रुखियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय या शुजा-उद-दौला? तो वो शासक का नाम था हमारा शाह आलम द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 तो हमारा आंसर हो गया है। देखो, 12 अगस्त 1665 ईस्वी को, कब? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी, जिसमें शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। इंपॉर्टेंट बन जाता है। इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को। किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। और इसी संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। किस जाट नेता ने अकबर की कब्र को लूट लिया था? राजाराम, चूड़ामन, गोकुल या इनमें से कोई नहीं? तो वो जाट नेता जो था वो, उसका नाम था राजाराम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। आइए और जानते हैं क्या जानना है। इंपॉर्टेंट नोट जो बनता है इस क्वेश्चन के संबंधित। औरंगजेब के समय में जाट विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व गोकुला ने किया था। बाद में इसका नेतृत्व राजाराम ने किया था। सिंपल पूछा था, जाट विद्रोह किसके शासनकाल में होता? किसके में? औरंगजेब के। अन्य जाट नेता चूड़ामन ने मथुरा के निकट भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना की थी। जाट नेता सूरजमल को जाटों का अफलातून या जाटों का प्लूटो कहा जाता था। इससे संबंधित जो मुख्य तथ्य हैं वो सारे मैंने समाहित कर दिए हैं। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल सम्राट ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की थी? बाबर, अकबर, जहांगीर या इनमें से कोई नहीं? तो ये थे हमारे बाबर जी, जिन्होंने स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि दी थी अमृतसर में, ठीक है। आइए, कितनी भूमि दी थी, क्या था, जानते हैं। देखो, अकबर ने सिक्कों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा भूमि दान में दी थी। रामदास ने अमृतसर में अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर की स्थापना की थी। रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को गुरु का पद सौंपा और गुरु के पद को पैतृक बनाया। सिंपल। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर, खानदेश, बीजापुर या बरार?
तो ये चांद बीबी जो थी ये अहमदनगर की शादी का थी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो गया। जानते हैं ये चांद बीबी की शादी बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह प्रथम के साथ हुई थी। इम्पोर्टेंट, चांद बीबी ने अपने अल्पायु पुत्र बहादुर शाह को सुल्तान घोषित किया और उसकी संरक्षिका बन गई थी, लेकिन 1600 ईस्वी में मुगल सेना द्वारा अहमदनगर किले पर अधिकार कर लेने के बाद चांद बीबी ने आत्महत्या कर ली थी अपनी। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन मुगल शासक था जिसे निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता था? यानी कि उसने इतने निर्माण कार्य कराए थे, उसे कहा जाता था निर्माताओं का राजकुमार। बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो ये थे आपके जहांगीर मियाँ, इन्हें कहा जाता था निर्माताओं का राजकुमार। यानी कि ऑप्शन, एक मिनट रुकेंगे, हाँ सॉरी, निर्माताओं का राजकुमार यानी कि निर्माण करवाए थे, इतने निर्माण करवाए थे इन्होंने बहुत ज़्यादा। ये जहांगीर नहीं है, शाहजहां थे। ताजमहल, मोती मस्जिद दिल्ली की, बहुत से निर्माण करवाए थे ना इन्होंने, तो इसलिए इन्हें कहा जाता था निर्माताओं का राजकुमार। कौन थे ये? शाहजहां थे। ऑप्शन नंबर फोर्थ। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य के क्षेत्र में स्वर्ण काल माना जाता था। शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने आगरा की जामा मस्जिद और शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। ये लाइन मैंने इसलिए शामिल की है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। आगरा की जामा मस्जिद की बात हो तो किसने बनवाई? वो जहां आरा ने, जो शाहजहां की पुत्री थी। और दिल्ली की जामा मस्जिद की बात हो तो वो किसने बनवाई? वो बनवाई शाहजहां ने। तो निर्माताओं का राजकुमार सिंपल आपके शाहजहां साहब हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? अहमद शाह, मोहम्मद शाह, शाह आलम या बहादुर शाह? तो जिस समय नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय भारत का शासन मोहम्मद शाह के हाथों में था। ऑप्शन नंबर सेकंड। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। उस समय मुगल वंश का शासक मोहम्मद शाह था। इम्पोर्टेंट, करनाल का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? नादिर शाह और मुगल सेना के बीच लड़ा गया था। कब? 1739 में लड़ा गया था। उस समय मुगल शासक कौन था हमारा? मुगल शासक तो उस समय मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया? खुसरो, शाहजहां, दारा शिकोह या मुराद बख्श? तो उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद जो कराया था वो दारा शिकोह ने कराया था। ये मुगल परिवार के सबसे विद्वान व्यक्ति थे। ये कौन? दारा शिकोह। आइए जानते हैं। देखो, इन्होंने 52 उपनिषदों का अनुवाद कराया था। दारा शिकोह शाहजहां के सबसे बड़ा पुत्र था। इसे हम शाह बुलंद इकबाल के नाम से भी जानते हैं। यह मुगल राज परिवार में सबसे अधिक विद्वान था। इसने सिर ए अकबर नाम से 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। ठीक है नहीं? इसी के साथ अब हम अपने आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 89। किधर गए भी आप? हाँ जी, देखो, अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा कब की? ये मोइनुद्दीन लिखने में थोड़ा गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा कब की थी? 1560, 62, 64 या 65? तो इन्होंने जो यात्रा की थी इसकी 1562 ईस्वी में की थी। किसने? अकबर जी ने। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका सही आंसर है। अकबर ने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। वही सलीम जो बाद में क्या हुआ था? किस नाम से शासक बना था? ये बाद में बना था। ये जहांगीर के नाम से शासक बना था। इसका बचपन का नाम सलीम था।
किसके नाम पे रखा गया था ये? सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ये नाम इनका सलीम रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने अपनी आत्महत्या की थी? मतलब कि जहांगीर की वह कौन सी पत्नी थी जिसने अपनी आत्महत्या कर ली थी? शाह बेगम, करमसी, मलिका ए जहाँ या मेहरुनिसा? तो उस पत्नी का नाम था शाह बेगम। इसने अपनी आत्महत्या कर ली थी। क्यों कर ली थी जानते हैं ये? शाह बेगम का वास्तविक नाम मानबाई था। इसी से जहांगीर के पुत्र खुसरो का जन्म हुआ था। आपको ध्यान होगा खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। उस बात से इन्होंने नाराज होकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। देखो, खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, इसी से नाराज होकर इन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली थी। किन्होंने? मानबाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में था? जो मिर्जा गालिब बहुत महान व्यक्ति थे, तो हमें बताना है किस सम्राट के समय में थे ये? अकबर, बहादुर शाह द्वितीय, जहांगीर या अकबर द्वितीय? तो ये थे आपके बहादुर शाह द्वितीय के समय की बात है। ठीक है। मिर्जा गालिब महान शायर थे, एक महान शायर थे। आगे आते हैं। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? कौन सा शासन? चगताई तुर्क। सैयद, खिलजी, मुगल, लोधी? तो ये हमारे मुगल थे। जो हमारे मुगल थे कौन थे ये मुगल हमारे चगताई तुर्क थे। देखते हैं। देखो, मुगल शासक तुर्कों में चगताई तुर्क थे। तुर्कों में कौन से वाले तुर्क थे? चगताई तुर्क। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, तो वहीं मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अकबर था। मुगल वंश का संस्थापक पूछा है तो बाबर, और अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो वो कौन था? वो अकबर था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 93। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 हमारा क्या बोल रहा है। जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है। जहांगीर कालीन एक चित्रकार थे, उनका नाम था मंसूर। उनका प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? बाज, तोता, मैना या मुर्गा? तो उनका जो प्रसिद्ध चित्र है उसका नाम है बाज। जानते हैं देखो इसके बारे में थोड़ा। उस्ताद मंसूर के चित्रों में साइबेरिया का बिड़ला सारस एवं बंगाल का पुष्प विशेष प्रसिद्ध हैं। जहांगीर के दरबार में रहने वाले अन्य चित्रकार बिशनदास, दौलत एवं मनोहर थे। जहांगीर ने बिशनदास को फारस के शाह एवं उनके परिवार का चित्र बनाने के लिए फारस भेजा था। किसे भेजा था? बिशनदास को। ठीक है। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है। हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनाए? ऑप्शन है हमारे अकबर, हुमायूं, बाबर या शाहजहां? तो ये थे हमारे शाहजहां। एक हिंदू कवि थे केशव, उनकी एक कृति थी रसिक प्रिया। इस पर शाहजहां ने चित्र बनवाई थी। बनाए नहीं, बनवाई। आइए जानते हैं। देखो, केशव ने कवि प्रिया जैसी पुस्तक की रचना की थी। सिंपल, ये हिंदी में भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। कवि प्रिया केशव। आगे चलते हैं अब हम। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? यशवंत सिंह, जय सिंह, शाइस्ता खान या दिलावर खान? तो ये थे हमारे जय सिंह। कौन थे जय सिंह? आइए जानते हैं। देखो, जय सिंह मुगल सेनापति थे। 22 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को 23 किले दिए थे। सिंपल कहने का मतलब है, जो मुगल सेनापति जय सिंह थे इनके बीच और शिवाजी जो मराठा राज्य के संस्थापक थे, इनके बीच एक संधि हुई थी, उसका नाम था पुरंदर की संधि।
और इस संधि के तहत शिवाजी को मुगलों को 23 किले वापस करने पड़े थे। ठीक है, ये संधि इंपॉर्टेंट बन जाती है। पुरंदर की संधि कब हुई थी? ये 22 जून 1665 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, पट्टा किन के बीच एक लिखित करार था? क्या पट्टा जो आज के टाइम में होता, पट्टे पे जैसे भूमि देते हैं, किसान और जमींदारों के बीच लगान की राशि का अभिलेख दर्शाता था? किसानों और राज्यों के बीच, जमींदारों और राज्यों के बीच, या किसानों और जमींदारों के बीच लगान के अलावा भुगतान किए जाने वाले उपकरों के बारे में? तो हमें सिंपल बताना है, जो पट्टा था ये किसके बीच का एक लिखित करार था? तो सिंपल जो पट्टा था ये था आपका किसानों और राज्य के बीच, मतलब कि जो राज्य किसानों को पट्टे पर ज़मीन दी जाती थी। ठीक है, इसको आरंभ किसने किया था? पट्टे की प्रथा को ये किया था शेरशाह सूरी ने। वही शेरशाह सूरी जिनकी कहाँ पे मृत्यु हुई थी? इनकी कालिंजर में मृत्यु हो गई थी। हुक्का नामक एक अग्निशास्त्र चलाते हुए उसमें विस्फोट हो गया था और इनकी मृत्यु हुई। वही शेरशाह सूरी है हमारी। पट्टा किसानों और राज्यों के बीच लिखित करार था। इसे शेरशाह सूरी ने प्रारंभ किया था। शेरशाह सूरी ने रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। रैयतवाड़ी प्रथा क्या होती है? रैयतवाड़ी प्रथा जिसके तहत राज्य एवं किसानों के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया जाता था। किसके बीच? राज्य और किसानों के बीच। ठीक है, तो पट्टे के बारे में हमने जान लिया। इम्पोर्टेंट बंदा किसने प्रारंभ किया था? डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, बाबर की 3 पत्नियां थीं, सही है थीं, निम्न में से कौन उसकी पत्नी नहीं थी? माहम, गुलरूख, दिलदार या गुलबदन? तो निम्न में से जो गुलबदन थी वो उसकी पत्नी नहीं थी। गुलबदन कौन थी? गुलबदन तो वही उसकी पुत्री का नाम था। किसकी? बाबर की पुत्री का नाम और हुमायूं की भिन्ना का नाम। ठीक है नहीं, देखो मुगल बेगम गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। इसने हुमायूंनामा जैसी पुस्तक की रचना की थी। हुमायूंनामा के 2 भाग थे। प्रथम भाग में बाबर के इतिहास और दूसरे भाग में हुमायूं के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। हुमायूंनामा जो लिखा था, किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने, जो हुमायूं की सिस्टर थी और बाबर की कौन थी? पुत्री थी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 98। मीर सैयद अली और अब्दुल समद किन के समय के दरबारी चित्रकार थे? हुमायूं और अकबर, अकबर और जहांगीर, जहांगीर और शाहजहां, या शाहजहां या औरंगजेब? तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद जो थे ये हुमायूं और अकबर के समय के दरबारी चित्रकार थे ये, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो गया। जानते हैं, देखो मीर सैयद अली और अब्दुल समद ईरान के रहने वाले थे। ये दोनों हुमायूं के साथ भारत आए थे। कहाँ के रहने वाले थे? ईरान के रहने वाले थे और हुमायूं के साथ ही दोनों भारत आए थे। आगे बढ़ते हैं हम। मुगल काल में नीचे लिखे विद्रोह की जड़ में कृषकों की समस्या थी। मतलब कि जो मुगल काल में निम्न विद्रोह हुए थे, इनमें वो कौन सा विद्रोह था जो किसानों की समस्या से जुड़ा हुआ था? पहला ऑप्शन है हमारा राजपूत विद्रोह, दूसरा ऑप्शन है सतनामी और जाट विद्रोह, तीसरा ऑप्शन है सिख विद्रोह और चौथा ऑप्शन है मराठा विद्रोह। तो ये आपके सतनामी और जाट विद्रोह जो थे कृषकों की समस्या से संबंधित थे। देखते हैं इसके बारे में। ये दोनों विद्रोह मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में हुए थे। ठीक है, दोनों विद्रोह कब हुए थे? ये औरंगजेब के काल में हुए थे दोनों विद्रोह। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल सम्राट अकबर ने इबादत खाने का निर्माण किस स्थान पर कराया था? किसका? इबादत खाने का। आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या लाहौर? तो ये इबादत खाने का जो निर्माण हुआ था ये फतेहपुर सीकरी में कराया गया था। आइए जानते हैं क्या होता है इबादत खाना। लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ फ्रेंड्स। हो सकता है तो क्वेश्चन का रिपीटेशन हो जाए, बट उसे माइंड नहीं करेंगे। रिपीटेशन होता है तो वो तो रिवीजन हो जाता है। हो सकता है धोखेधड़ी में हो जाए, बट कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इबादत खाने का निर्माण 1575 ईस्वी में किया गया था।
इबादत खाने को हम पूजा गृह के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पूजा गृह के नाम से भी जानते हैं इबादत खाने को। निर्माण कब हुआ था? 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में। किसने? अकबर ने। इसे हम पूजा गृह भी कहते हैं, सिंपल। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया जाता था? 1/4, 1/3, आधा या 5वां भाग? तो ये था आपका 1/3 हिस्सा निर्धारित किया जाता था राज्य की मांग के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जानते हैं। देखो, जब्ती प्रणाली जो खालसा भूमि पर राजस्व की नवीन प्रणाली थी को टोडरमल ने प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया जब्ती प्रणाली को? टोडरमल ने। फिर देखो हमने ये पढ़ा, जो खालसा भूमि पर मतलब खालसा मतलब जो राजा के स्वामित्व की भूमि होती थी उसे हम खालसा भूमि कहते थे, ठीक है। फिर आगे, इस प्रणाली के अंतर्गत भूमि की पैमाइश एवं खेतों की मूल वास्तविक पैदावार को आंकने के आधार पर ही कर का निर्धारण किया जाता था, ठीक है। पहले तो भूमि की पैमाइश देखी जाती थी और खेतों की मूल वास्तविक पैदावार क्या है वो देखी जाती थी, और उसके बाद ही कर को निर्धारित किया जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 102। निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने विराट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? कानपुर, पानीपत, दिल्ली या करनाल? ये तो ऑलरेडी मैं तथ्य में शामिल कर चुका हूँ इसे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, वहाँ तथ्य में शामिल हुआ, तो सही है नहीं। तो वह कौन सी लड़ाई थी? वो लड़ाई थी हमारी करनाल की लड़ाई, ठीक है। बढ़ते हैं, देखो आगे। यह लड़ाई 1739 ईस्वी में लड़ी गई थी, सिंपल। कब लड़ी गई थी? 1739 ईस्वी में। कहाँ पड़ता है करनाल? बताएंगे आप लोग कमेंट में, सिंपल है। तो अब भी वर्तमान में करनाल ही नाम है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रयागनगर को इलाहाबाद यानी अल्लाह के नगर का नाम किसने दिया? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां या बहादुर शाह जफर? तो ये इलाहाबाद यानी अल्लाह के नगर का जो नाम दिया था, ये दिया था आपका अकबर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका सही आंसर है। अकबर ने कौशाम्बी स्थित अभिलेख को इलाहाबाद में स्थापित कराया था। कौशाम्बी स्थित अभिलेख को हम प्रयाग स्तंभ अभिलेख एवं रानी के स्तंभ अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। जो कौशाम्बी स्थित एक अभिलेख था जिसे हम प्रयाग स्तंभ अभिलेख कहते हैं या रानी के स्तंभ अभिलेख के नाम से जानते हैं, उसे अकबर ने कहाँ पर स्थापित कराया था? इलाहाबाद में स्थापित कराया था, सिंपल। इसी के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 104। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? मतलब कि मुगलों से लगातार स्वतंत्र संघर्ष करते रहे और उन्होंने कभी भी समर्पण नहीं किया था। बीकानेर के राजा राय सिंह, मारवाड़ के अजीत सिंह, आमेर के राजा भारमल या मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह? तो ये थे आपके मारवाड़ के अजीत सिंह। ये एक राजपूत शासक थे जिन्होंने मुगलों से बिल्कुल हमेशा संघर्ष जारी रखा और कभी भी उनके सामने समर्पण नहीं किया था इन्होंने। अजीत सिंह के सेनापति का नाम दुर्गादास था। इनके एक सेनापति थे, प्रमुख सेनापति थे, याद कर लेंगे थे। उसका क्या नाम था? उसका नाम था दुर्गादास। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 में क्या बोलता है? मुगल काल में जनपद यानी जिले को क्या कहा जाता था? यानी कि मुगल काल में जनपद क्या कहलाता था? इक्ता, सरकार, तर्फ या सूबा? तो जनपद यानी जिले को हम जो कहते थे वो सरकार कहते थे, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका आंसर है। देखो, प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य को सूबों में, सूबों को सरकार में, सरकार को परगना या महल में और परगनों को जिले या दस्तूर में बांटा गया था, सिंपल, ठीक है। जब मुगल काल में मुगल साम्राज्य जो था वो सूबों में बटा था, फिर उन सूबों को बांटा गया था वो सरकार में, और जो सरकार था उन्हें परगना या महल में, परगना को जिले या दस्तूर में बांटा गया था, सिंपल, कहने का मतलब ये।
तो इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन किए तथ्यों के सहित। इसी के साथ मुगल काल के हमारे 105 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और इसका अभी एक वीडियो और बनेगा, यानी जो मुख्य तथ्य हैं सभी को शामिल कर लिया जाएगा इसमें और इसके बाहर आपका क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। और ये मैंने आपको बता दिया है, नीचे मैंने लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे और वहाँ आपको सभी के पीडीएफ्स मिलेंगे। दोस्तों इसी के साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत ही जल्दी मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।